वो चैप्टर था अपना क्या, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जान लो कि ये टॉपिक जो है सो तुम्हारे फिजिक्स का जान होने वाला है। मतलब अगर वेक्टर ढंग से नहीं आता तो आप फिजिक्स का उम्मीद ही मत करिए कि आपसे कभी फिजिक्स आएगा। आज एकदम वेक्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेके चलेंगे, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का टर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और दूसरी बात ये कि वेक्टर का टर्म रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ही वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। सारी बातें इंट्रोडक्शन है, वेक्टर से रिलेटेड है। हर एक बातों के बारे में हम लोगों को एक एक करके बस समझने चलना है, और हर एक चीज़ आपको उम्मीद करूंगा क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो चैप्टर है बेटा वेक्टर, इस वेक्टर चैप्टर में इस वेक्टर चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में ही पढ़ा था क्या, कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर हम लोगों ने तीन टाइप्स पढ़ा था, जिसमें एक था क्या, वेक्टर, एक था क्या, स्केलर, और एक था क्या, टेंसर। इस तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बेहतरी से पढ़ा था। तो इसमें जो सबसे पहला डेफिनेशन था आपका किस चीज का, वो था क्या, स्केलर क्वांटिटी का, है ना। और स्केलर क्वांटिटी के पास क्या था, केवल मैग्नीट्यूड। क्या बोले थे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। क्या था? हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। केवल इसके पास क्या था, मैग्नीट्यूड था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। नो एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, नो एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। इसके पास किसी भी तरह का फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ करता था। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल में लीजिए क्या, मास। तो मास में अगर बोलिएगा आप, मान लीजिए 5 kg बोले, तो 5 kg के पास क्या है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर बात करें केवल किस चीज़ का, लेंथ का, ठीक ना, तो लेंथ में भी अगर हम लोग ओनली 5 मीटर लिखते हैं तो इससे केवल किस चीज़ का पता चलता है, मैग्नीट्यूड का। अगर बात करते हैं किस चीज़ का, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में भी अगर हम लिखते हैं केवल 29 डिग्री सेल्सियस, तो इससे केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है, किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। यह है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के बारे में एक लाइन क्या कहा जाता है, क्या कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में एक लाइन क्या कहा जाएगा, कि जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी सिंपली एडेड, कैन बी सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सिंपल रूल के द्वारा ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बातें? जैसे कि अगर मास का बात करें, है ना, तो मास को हम लोग अगर 2 kg + 3 kg लिखेंगे तो सीधे कितना लिखेंगे, 5 kg। मतलब सिंपल एडिशन के रूल को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर इतनी बातें? ये थी स्केलर के बारे में बातें। स्केलर में जनरली मैग्नीट्यूड होगा, केवल क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, किसी तरह का डायरेक्शन इसके पास फिक्स नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, जो अपने चैप्टर की बात है, जो अपने चैप्टर की बात है, वो चैप्टर इसी टाइप्स में से एक है, क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में देखो, सबसे पहली बात क्या, कि इसका डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ, हैविंग बोथ क्या सब, तो मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी इसके पास होगा। एंड एंड ऑल्सो follows and also follows the vector law of addition। ये क्या करता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को इसी चैप्टर में क्या करना है,
पढ़ना है। ये है डेफिनेशन। किसके पास 3 कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर देता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करे? ये फॉलो करे। अगर इस तीनों कंडीशन को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक ना? एरो। ये एरो क्या होता है? एरो होता है क्या? तीर का निशान। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है? तीर के निशान के द्वारा। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? कोई पूछे आपसे कि वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? फोर्स लिखिए। सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने में। तो देखो, फोर्स के बारे में कितना लगा है ये भी पता है, और किस डायरेक्शन में लगा है ये भी पता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ए से बी तक का 2 पोजीशन है। ये मान लो एक पोजीशन ए और एक पोजीशन बी। ए से बी तक जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ते का लेंथ है मान लो 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक लेंथ ये मान लो कि ये है 5 किलोमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक फिक्स डायरेक्शन भी है। तो ये अगर डिस्टेंस का बात करें हम लोग, तो डिस्टेंस को वेक्टर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर नहीं है। क्योंकि इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। वेक्टर को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे बेटा? एरो से, तीर के निशान से। ठीक है। अब इस तीर के निशान में तुम देखो कि इस तीर के निशान में जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाएगा क्या? हेड। और जो पीछे वाला पोजीशन है इसको क्या बोला जाएगा? टेल। क्लियर है इतनी बातें? इसको क्या बोला जाएगा? हेड। और इस पीछे वाले पोजीशन को क्या? टेल। हम लोग पढ़ाते समय अक्सर माथा और पैर का बात करते हैं। ठीक ना? इसको एक आदमी मान लो जिसका ये माथा है, इधर पैर है। क्लियर है बातें? अब देखिए कि इसमें तीर के निशान में, इस तीर के निशान में जो लेंथ ऑफ एरो होता है, ठीक ना, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? मैग्नीट्यूड को। ठीक ना? मैग्नीट्यूड को। अब देखो कि अगर मान लो कि इसका लेंथ है ए और बी, ठीक ना, इस लाइन का क्या नाम रखे? ए बी, और इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं क्या? एल। ठीक ना? तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का बात करेंगे, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? मॉड ए बी का वेक्टर। ठीक ना? किसी भी चीज पे अगर हम लोग अल्फाबेटिकल नंबर पे एरो का सिंबल लगा देते हैं तो वो हो जाता है क्या? वेक्टर। या फिर आप इसी को सिंपली ए बी भी लिख दोगे तो भी मॉड ए बी ही हुआ। इसको आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एल भी लिख सकते हो, या फिर लेंथ एल भी लिख सकते हो। ठीक है। तो वेक्टर को डिनोट किया जाता है क्या? वेक्टर को जो डिनोट करने का तरीका है, वेक्टर इज डिनोटेड बाय अल्फाबेटिकल नंबर। ठीक ना? इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। किसके द्वारा? ये अल्फाबेट्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या? एग्जाम्पल में क्या? ए बी सी डी कुछ भी। ठीक ना? स्मॉल कैपिटल दोनों। बस क्या करना है? विथ एरो। विथ एरो मतलब तीर के निशान के साथ जब हम लोग किसी भी वेक्टर को लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। जैसे अगर ये वेक्टर है और इसका नाम दे दिया ए, ठीक ना, तो इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग ए लिखेंगे और ऊपर में छोटा सा तीर का निशान लगा देंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज। कैसे इसको पढ़ेंगे? वेक्टर ए। ठीक ना? अगर कोई एक वेक्टर है और इसका लेंथ दे दिया मान लो ए बी, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे और ऊपर में क्या करेंगे? एक वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज वेक्टर ए बी। ठीक ना? अगर कोई वेक्टर दे दिया और इसका लेंथ बता दिया क्या कि आर है,
तो इसको जो हम लोग लिखेंगे कैसे, आर, और ऊपर में क्या करेंगे, एक वेक्टर का सिंबल लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज वेक्टर आर। इतनी बातें क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो इसी वेक्टर में क्या करेंगे, मॉड का साइन लगा देंगे, या बिना वेक्टर का सिंपली नंबर लिख देंगे। ये चीज है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। लेंथ को कौन बताएगा कि कितना बड़ा वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना अधिक है या मैग्नीट्यूड उतना कम है। बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि अगर अपने बात को आगे बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बात है कि अगर कोई वेक्टर था, अगर कोई वेक्टर था तो इसका लेंथ जो है वो लेंथ बताया किस चीज को, मैग्नीट्यूड को, और जो इसका हेड का डायरेक्शन है, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ हेड, डायरेक्शन ऑफ हेड ये जो बताता है किस चीज को, डायरेक्शन को, कि किस दिशा में इस पर डायरेक्शन लगा हुआ है, ये इसका क्या बताएगा, हेड का डायरेक्शन बताएगा कि कैसा डायरेक्शन है। क्लियर है बात। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, कहे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का कि बी का, तो सिंपली पता चलेगा क्या कि बी हैज मोर मैग्नीट्यूड देन ए, अधिक मैग्नीट्यूड है किससे, ए के अपेक्षा, मोर मैग्नीट्यूड देन ए से क्या है, अधिक मैग्नीट्यूड। क्यों भाई, कि ए का लेंथ क्या है, छोटा है, छोटा लेंथ का मतलब क्या, छोटा मैग्नीट्यूड, और बड़े लेंथ का मतलब क्या, बड़ा मैग्नीट्यूड। बातें समझ में आ रही है इतनी। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गया हो तो सीधे सीधे ये याद रखना है कि किसी भी तीर के निशान का जो एरो का लंबाई होगा वो उसका मैग्नीट्यूड, और जो हेड का डायरेक्शन होगा वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन। अब देखो कि इस बेसिस पे क्या किया गया, तो वेक्टर को कुछ पार्ट्स में बांटे गए, ठीक ना, कुछ टाइप्स बनाए गए वेक्टर्स के। अब वो टाइप्स क्या क्या है इसके बारे में जानना है। इतनी बातें समझ में आ गई। वेक्टर को अल्फाबेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे विथ एरो, ठीक ना, पढ़ेंगे क्या, अल्फाबेट वेक्टर, अल्फाबेट वेक्टर या वेक्टर अल्फाबेट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे, या वेक्टर ए बी, है ना, इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसी में देखो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में बनाए गए क्या, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कुछ टाइप्स हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब इस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखो कि क्या क्या चीजें हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जब तुम देखोगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या आएगा, इसको जरा सा देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो पहला टाइप्स आएगा वो पहला टाइप्स है किस चीज का, इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। तो जब भी देखो इक्वल आया या अनइक्वल आया, इसका मतलब सीधा सीधा बात क्या हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही। और कंपैरिजन कभी एक का नहीं करते, कंपैरिजन के लिए कम से कम कितने चाहिए, या दो से अधिक, ठीक ना। तो इक्वल वेक्टर्स किसको कहा बेटा, इक्वल वेक्टर्स किसको कहा, कहा क्या कि टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स having equal magnitude and having same direction। क्या हो कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, हैविंग सेम डायरेक्शन। मतलब कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, उस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसको मैं बोलूं वेक्टर ए और इसको मैं बोलूं क्या, वेक्टर बी, तो देखो जरा सा दोनों लेंथ में कैसा है, दोनों एक जैसा है, और डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर में, वेक्टर बी के बराबर में है ना। देखिए यहाँ एक वेक्टर रहा ये वेक्टर ए और एक वेक्टर रहा ये वेक्टर बी, ये दोनों भी देखिए लेंथ में भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इस दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ भी क्या कहेंगे कि जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर में, वेक्टर बी के। देखिए कोई सा और वेक्टर, अगर ये वेक्टर लो एक ए और ये एक वेक्टर लो बी, तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक ना। अब देखो जैसे कभी रामायण या महाभारत टाइप का टीवी सीरियल्स देखे हैं, उसमें युद्ध हो रहा होता है, तो युद्ध होता है तो इधर से तीर छोड़ा जाता है, और आप देखिएगा कि एक तीर छोड़ेगा और ऐसे तीर फैल जाता है ढेर सारा, सारे का लेंथ इक्वल, डायरेक्शन भी, तो सारे क्या होंगे, अगर ABCD बोल दे तो सारे कैसे वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्लियर है बात है। अब देखो कि अगर इसी में से अगर किसी भी वेक्टर का क्या हो कि या तो मैग्नीट्यूड डिफर कर जाए या डायरेक्शन डिफर कर जाए
या दोनों ही डिफर कर जाए, ठीक ना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे टाइप में, इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अब देखो कि अनइक्वल वेक्टर्स में कि इफ, ऐसे लिखना, इफ द मैग्नीट्यूड, ठीक ना, या फिर डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of two vectors, both magnitude and direction of two vectors are different, two vectors are different, दोनों का क्या हो, या तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो या डायरेक्शन अलग अलग हो, या दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड क्या कहलाता है, अनइक्वल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अब देखो अनइक्वल वेक्टर्स में, देखो यहाँ पे वेक्टर ए इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं वेक्टर बी, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। दूसरा कहानी देखिए, ये बोलते हैं वेक्टर ए और ये बोलते हैं वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। एक देखिए तीसरा कहानी, इसको बोलते हैं वेक्टर ए और इसको बोलते हैं वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, अगर डायरेक्शन अलग अलग हो, या दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस तीनों ही केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर ए डिड नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए डिड नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, और यहाँ भी क्या कहेंगे कि वेक्टर ए जो है डिड नॉट इक्वल टू होगा क्या, वेक्टर बी के। बातें समझ में आ गई। तीनों में से अगर किसी एक भी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर कहेंगे, आइदर मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन डिफरेंट, और बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफरेंट, देन द वेक्टर इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। क्लियर इतनी बातें, दो टाइप्स क्लियर हुआ। अब देखो तीसरा टाइप, तीसरा टाइप्स में क्या है, तीसरा टाइप्स में जो है उसको बोलते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, ये देखो कि टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्या, पैरेलल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। इस वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो कि कोई एक वेक्टर लिए ए, कोई एक वेक्टर लिए बी, कोई एक वेक्टर लिए सी, कोई एक वेक्टर लिए डी। अब देखो कि सारे का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो हम लोग सीधे लिखेंगे क्या कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू वेक्टर सी, पैरेलल टू वेक्टर डी। ए बी सी डी चारों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इस हिसाब से जरा सा देखो इक्वल वेक्टर्स में, अभी पढ़े थे क्या कि इक्वल वेक्टर्स, ठीक ना, क्या पढ़े थे इक्वल वेक्टर्स में, मैग्नीट्यूड भी बेटा बराबर हो और डायरेक्शन भी क्या हो, बराबर हो। तो अगर डायरेक्शन केवल बराबर हो जाए तो पैरेलल वेक्टर्स कहलाता है। इसका मतलब हर इक्वल वेक्टर कैसा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। तो सीधे सीधे एक पॉइंट यहां हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि ईच इक्वल वेक्टर, ईच इक्वल वेक्टर इज ऑल्सो अ पैरेलल वेक्टर। हर एक इक्वल वेक्टर भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो पैरेलल हो वो इक्वल हो, ठीक ना। जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, लेकिन जो इक्वल है वो निश्चित रूप से कैसा वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। क्लियर है इतनी बातें, है ना। अब देखो एक अगला टाइप आता है क्या, 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या आएगा, एंटी पैरेलल। क्या आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो सीधे सीधे लिखेंगे क्या, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन,
कैसा डायरेक्शन हो, अपोजिट हो। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन इज said to be is said to be क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहा जाता है इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के ठीक अपोजिट में हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। और देखो अगर एक वेक्टर है ये, ठीक ना, और एक वेक्टर है क्या, ये, देखिए एक दूसरे के ठीक अपोजिट में है कि नहीं। तो अगर इस वेक्टर को बोले ए और इस वेक्टर को बोले बी, तो ए और बी कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैसा होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी कैसे वेक्टर होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसी में एक चीज और तुम ध्यान से देखो, एक पॉइंट है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेम। अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक जैसा मैग्नीट्यूड हो जाए। मतलब कहा क्या कि अगर दो वेक्टर है, आपका एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों के बारे में क्या कह रहा है कि एंटी पैरेलल तो है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर में हो जाए, तो फिजिक्स में बेटा 99.99% जगहों पर नेगेटिव साइन का मतलब केवल अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक ना। तो अगर इसको लिखना होगा तो देन सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो वेक्टर ए होगा वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, या फिर जो वेक्टर बी होगा वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इतने बातों को आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर एंटी पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो ए इक्वल टू माइनस बी और बी इक्वल टू माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, कि केवल नेगेटिव साइन के द्वारा अपोजिट साइन को डिनोट किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है। क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो एक अगला टाइप है, अगला टाइप है क्या, 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या है, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे जितना टाइप्स बनाएंगे उतना टाइप बनेगा। सीधे बोलेंगे क्या, देखो नाम से ही पता है, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, एक ही जगह से चले, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक ना। अब देखिए जैसे एक इनिशियल पॉइंट ये लिए और यहाँ से हम ढेर सारा वेक्टर्स ले रहे हैं। ढेर सारा वेक्टर्स कौन कौन सा, तो एक ये रहा तुम्हारा वेक्टर ए, एक रहा इधर तुम्हारा वेक्टर बी, एक इधर लिए तुम्हारा वेक्टर सी, एक इधर लिए तुम्हारा वेक्टर डी, बहुत सारा वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर ई। तो ये सारे का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। और इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग ओ रख दें तो सीधे सीधे बोलेंगे क्या, कि जो ओ ए है तुम्हारा वेक्टर, जो तुम्हारा वेक्टर ओ बी है, जो तुम्हारा वेक्टर ओ सी है, जो तुम्हारा वेक्टर ओ डी है, जो तुम्हारा वेक्टर ओ ई है, ठीक ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, आर को इनिशियल वेक्टर। क्यों, कि सारे का जो है सो इनिशियल पॉइंट क्या है, आर को इनिशियल वेक्टर्स है। कहाँ से, तो विथ इनिशियल पॉइंट ओ, कहाँ से, विथ इनिशियल पॉइंट ओ, मतलब ओ इनिशियल पॉइंट से जो है तो ये सारा इनिशिएट हो रहा है और एक ही इनिशियल पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, को इनिशियल वेक्टर। तो जब भी दो या दो से अधिक वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम रहे तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल। क्लियर है बातें। अब देखो इसी तरह से एक आता है क्या, को प्लेनर वेक्टर। 6 नंबर में ना चलना है, 6 नंबर में चलना है क्या, को प्लेनर, को प्लेनर वेक्टर्स। अब देखो कि इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सीधे बोलेंगे क्या, कि 3 और मोर, क्या सर हर एक जगह 2 और मोर लिखते थे, यहाँ 3 और मोर लिख रहे हैं। अब इसको समझाऊंगा, ठीक ना। 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, आर सेड टू बी को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब, को का मतलब एक और प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में।
3 or more vectors are said to be coplanar if they lies in सेम प्लेन। अगर दोनों, तीनों या तीन से अधिक जो है तो एक ही प्लेन में लाइज करे तो उस तीनों वेक्टर को क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर। और इसमें एक पॉइंट देखो तुम, इसमें एक पॉइंट क्या देखो कि इसमें एक पॉइंट देखो कि टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होता है, ठीक ना? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा क्या होगा? दो वेक्टर कोप्लेनर होगा। देखो कैसे, मान लो कि ये एक प्लेन है, कोई सा सरफेस है, और इस प्लेन में एक वेक्टर रहा ये ए, एक वेक्टर रहा ये बी, एक वेक्टर रहा ये सी, एक वेक्टर रहा ये डी। तो आप देखिए कि ए बी सी डी जितने भी वेक्टर्स हैं सारे इस बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई प्लेन से बाहर है? नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हुए? कोप्लेनर। लेकिन मेरे हाथ में ये मार्कर है, मान लो एक वेक्टर ये है, तो ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है कि नहीं है? अब बोर्ड के प्लेन से बाहर है तो ये हो जाएगा नॉन कोप्लेनर। एक पतली सी कॉपी है किसी के पास और दो पेन तो हमको दे दीजिए। एक पतली सी कॉपी और दो पेन, कोशिश करिएगा कि दोनों पेन डिफरेंट कलर में दिखे। हाँ दे दो, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखो कि यहाँ मेरे हाथ में, हम मान के चलते हैं क्या कि ये तीन पेन जो है ये तीनों क्या है? अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इस तीनों अलग अलग वेक्टर है तो देखो इसको, किसी भी दो वेक्टर को हम एक साथ कभी भी एक प्लेन में ले लेंगे। ये दोनों आ गया प्लेन में, ये दोनों आ गया प्लेन में, ये दोनों आ गया प्लेन में, तो दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होगा। लेकिन ये जो ब्लैक वाला ऊपर दिख रहा है ये नॉन कोप्लेनर है कि नहीं है? प्लेन से बाहर है। अगर ये भी इसी प्लेन में आ जाए तब तीनों क्या कहलाएगा? कोप्लेनर कहलाएगा, नहीं तो नॉन कोप्लेनर, ठीक ना? तो कोई भी एक, तो कोप्लेनर कम से कम कितने चाहिए? तीन, क्योंकि दो अगर मैं लेता हूं तो इसको तो तुम कैसे भी रखोगे तो इसको हम एक प्लेन में ले ही लेंगे, क्योंकि प्लेन का डेफिनेशन पढ़े हुए हो। तो दो लाइन हमेशा ही एक प्लेन में हो जाता है, तो वेक्टर क्या है? एक लाइन है, और ये हमेशा क्या होगा? एक प्लेन में आ जाएगा। लेकिन तीसरा को भी प्लेन में आने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा भी जो वेक्टर होगा वो तीसरा भी इसी प्लेन में आएगा। तो देखिए जब दो है प्लेन में तो इस तीसरे को प्लेन में है क्या? अभी नहीं है। इस तीसरे को भी अगर हम इसी प्लेन में लेके आ जाएं तब क्या कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर जो है वो क्या है? कोप्लेनर है। लेकिन अगर एक भी इसमें से बाहर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे? एक प्लेन में रहेंगे। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेगा, लेकिन तीसरा भी कोप्लेनर होगा या चौथा भी कोप्लेनर होगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको? कि तीनों चारों को एक साथ एक प्लेन में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? यह है क्या? कोप्लेनर। को से क्या सेंस होता है? वन, और प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। अब देखो कि इसी का एक अपोजिट है क्या? नॉन कोप्लेनर, ठीक ना? इसी का अपोजिट है क्या? नॉन कोप्लेनर। मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक ना? सीधे लिख देंगे कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, तीसरा भी अगर उसी प्लेन में है तो उसको कोप्लेनर कहेंगे, अगर नहीं है तो वो कैसा होगा? नॉन कोप्लेनर होगा, ठीक है। तो एक सातवां टाइप में मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। सातवां टाइप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या? नॉन कोप्लेनर। कैसा? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देखो हर एक टाइप्स को जानना, बस नाम से जानिए आप कि नॉन कोप्लेनर में क्या होगा? प्लेन में नहीं होगा, ठीक ना? तो यहाँ से 7 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है? अब आ जाइए, देखिए अगले में, अगले में आ जाइए। एक है क्या? एक है क्या? कोलिनियर वेक्टर। एक है क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखो ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? तो कोलिनियर वेक्टर्स में सीधे सीधे बात है क्या? को का मतलब एक साथ, और लाइन का मतलब लाइन। लीनियर का मतलब क्या? एक लाइन में। तो सीधे सीधे बात है क्या इसमें कि बेटा यदि टू और मोर वेक्टर्स, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर का, टू और मोर वेक्टर्स along सेम स्ट्रेट लाइन, along सेम स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के along हो, along सेम स्ट्रेट लाइन is said to be, is said to be क्या कहलाएगा? ये कोलिनियर वेक्टर, ठीक ना? इज सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। क्या हुआ सर मतलब इसका? along द सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया?
तो देखो मान लो क्या, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अलोंग का मतलब या तो इस लाइन के डायरेक्शन में या तो इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में भी, ठीक ना, या तो इस लाइन के डायरेक्शन में या तो इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना, या तो इस लाइन के डायरेक्शन में या तो इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये सारे वेक्टर्स, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन का नाम मैं रख लेता हूं क्या, पी क्यू, और इस पी क्यू लाइन के पैरेलल है, सीधे सीधे क्या मानना है, लाइन के पैरेलल है। तो या तो इस लाइन के डायरेक्शन में चल रहा है या तो इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे कंसीडर करो, हाईवे पे कभी घूमे हो, हाईवे पे क्या होता है, दोनों तरफ रोड होता है, बीच में एक डिवाइडर होता है। इस लाइन को मान लो डिवाइडर, कुछ गाड़ियां इधर जा रही है, कुछ गाड़ियां रोड के अलोंग ही चल रही है, डिवाइडर के अलोंग। तो डिवाइडर के अलोंग चल रही सारी गाड़ियां कैसी है, कोलिनियर। बातें समझ में आ गई, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे देखो कि अगर ए को और डी को कहोगे, एफ को कहोगे, तो ये सब पैरेलल है क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। ए भी ऐसे जा रहा है, डी भी ऐसे जा रहा है, एफ भी ऐसे जा रहा है। अगर बी को, ई को और सी को कहोगे तो ये सारे इस डायरेक्शन में, ये भी पैरेलल है। लेकिन अगर ए और सी को कहोगे तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेगा, वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर, या तो लाइन के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये ध्यान में रखना है क्या, कि हमेशा उस लाइन के पैरेलल ही चलेगा, ठीक ना, ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। अगर इसको आप कहिएगा जी मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग बात क्या करेंगे कि जो आपका वेक्टर ए है, जो आपका वेक्टर बी है, जो आपका वेक्टर सी है, जो आपका वेक्टर डी है, जो वेक्टर आपका ई है, जो वेक्टर आपका एफ है, ये सारे क्या है, आर कोलिनियर। ये सारे कैसे वेक्टर है, कोलिनियर है, ठीक ना। बट लेकिन जो वेक्टर जी है ये क्या है, आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर आपका नहीं है। तो जो नॉट कोलिनियर हो इसको एक वर्ड में क्या बोला जाता है, जो नॉट कोलिनियर वाली बात हो इसको एक लाइन में क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर वेक्टर। इसको क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर वेक्टर। समझ में आया, एक लाइन के अलोंग चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर, और अगर इसके अलोंग नहीं चला तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। ये थी आपकी 8 वेक्टर्स की टाइप, जो जनरल टाइप्स थे, जिसके बारे में हम लोगों को मोर एंड मोर डिस्कशन नहीं करना है, बस नाम जान के रह जाना है। क्लियर इतनी बातें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स है, इसमें 9 नंबर में आएगा क्या, तो 9 नंबर में आएगा तुम्हारा क्या, जिसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अब देखो जीरो वेक्टर के बारे में सीधे ये जान के रखो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कैसा हो, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट क्या किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, आप जीरो लिखेंगे और जीरो पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंबल डाल देंगे और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। अब कहोगे कि सर ये होता क्या है, कैसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो ये बताओ कि फोर्स वेक्टर है कि नहीं है वेक्टर। अब देखो कि मान लो क्या कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कितना, m। अब इस पे कोई आदमी इधर के तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर के तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि इस पे एफ नेट कितना है, जीरो है, और फोर्स है जीरो। फोर्स जीरो है तो फोर्स तो वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो इस पर जो हम लोग एफ नेट लिख सकते हैं, तो अगर एफ नेट लिखिएगा तो जीरो, लेकिन एफ नेट को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या लिखिएगा, जीरो वेक्टर। समझ में आ गई बात, इतना में कोई दिक्कत। बस एक लाइन याद रखना क्या, कि मैग्नीट्यूड जीरो मतलब जीरो वेक्टर, ये भी किसी काम का नहीं है। अब जो काम का है सर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका 10 नंबर। और इस 10 नंबर में जो आपके सबसे काम का चीज है, जिसको आप बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो भी लिख रहे थे भाई
ठीक ना। अच्छा इरेज भी नहीं होगा, इरेज होगा तो पूरा, ठीक है। कहाँ चल रहे थे, यूनिट वेक्टर पे, रहने दो यही ठीक है अपना, यूनिट वेक्टर। अब देखिए कि यूनिट वेक्टर में सीधे सीधे क्या याद रखना है, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, है ना। तो कोई भी ऐसा वेक्टर, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो जाए, द वेक्टर हैविंग हैविंग मैग्नीट्यूड कितना, हैविंग मैग्नीट्यूड कितना, वन, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, इज नोन एज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब देखो कि मान लो कि कोई भी यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, वन है, और इसका नाम हम रख दिए आर, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है क्या, आर कैप। यूनिट वेक्टर को जो डिनोट किया जाता है वो कैप लगा करके, और इसको रीड किया जाएगा कैसे, रीड एज आर कैप, ठीक है, कैप। अगर मान लो कि कोई वेक्टर है ए बी, और इसमें दिया हुआ है क्या कि जो ए बी लेंथ है वो कितना है, वन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, वन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, और इस पे लगा देंगे क्या, कैप, और इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज ए बी क्या, कैप। इसको क्या पढ़ते हैं, कैप से, ऊपर में कैप लगा देंगे, मतलब यूनिट वेक्टर को सीधे कैप से डिनोट करना है, बाकी वेक्टर को एरो लगा के डिनोट करना है। अब देखिए कि हमारे फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर पढ़ते हैं, और नेचर को पढ़ने के लिए हम लोग वन डायमेंशनल चीज़ें भी पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल चीज़ें भी पढ़ेंगे, प्लेन पढ़े हैं 11th में मोशन इन ए प्लेन, थ्री डायमेंशनल चीज़ें भी पढ़ेंगे कि स्पेस में जो घटनाएं घटेगी, फोर डायमेंशनल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, 1D 2D या 3D पढ़ेंगे। तो जितने डायमेंशंस को हमको स्टडी करना है उतने तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेते हैं, है ना। तो इसमें तीन तरह का तुम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हुए होंगे, एक क्या एक्स एक्सिस, एक क्या वाई एक्सिस, और एक क्या जेड एक्सिस। तो अगर इसको एक्स बोले, वाई बोले, इसको जेड बोले, ठीक ना। तो इस तीनों डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर दिया गया, तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया उसको बोला क्या, आई कैप, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो, जो एक्स डायरेक्शन में लिया गया उसको बोला क्या, आई कैप, ठीक ना। अब देखिए ये तो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आई कैप। जो वाई डायरेक्शन में लिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में लिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप। ये बस हमेशा ही याद रखना है कि जो आई कैप है तुम्हारा वो क्या है, तो वो है यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस अपने आप में क्या है, एक डायरेक्शन है, पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक ना। अगर कोई लिखा हुआ है जे कैप, इसका मतलब सीधे समझ जाना है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक ना। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपका के कैप, इसका मतलब सीधे समझ जाना है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब देखो कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो यूनिट वेक्टर का केवल एक ही काम है क्या, यूनिट वेक्टर का केवल एक ही काम है क्या, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है, क्या करता है, गिव्स डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन। अब इसमें तुम एक चीज और देखो कि आई जे और के तीनों कैसा है, यूनिट वेक्टर, मतलब अगर तीनों का मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो कितना होगा, वन। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं मॉड आई कैप इक्वल टू मॉड जे कैप इक्वल टू मॉड के कैप इक्वल टू कितना, वन, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन के बराबर में। अब देखिए कि कैसे इसका काम है डायरेक्शन देना, तो अब यहाँ से एक एक चीज सीखिए। मैं आपको खाली बोलूं कि मैं 3 मीटर चला, तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला, किधर किधर ये नहीं पता, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मैं 3 आई कैप मीटर चला, अब आपको पता है क्या कि 3 मीटर मैग्नीट्यूड में चले और एक्स डायरेक्शन में चले, है ना। अब आपको क्या पता चला कि 3 मीटर एक्स में चले और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं बोल दूं क्या कि 4 जे कैप मीटर चला, इसका मतलब 4 मीटर चला किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अगर मैं बोल दूं तुमको कि 5 जेड के कैप चला, ठीक ना, 5 के कैप चला, तो 5 के कैप का मतलब क्या, तो 5 के कैप का मतलब हुआ क्या कि जो चले हैं वो किस डायरेक्शन में चले हैं, जेड डायरेक्शन में चले हैं, ठीक ना।
अब देखो कि कहीं कहीं ये भी लिखा होगा, कहीं कहीं ये भी लिखा होगा क्या, कि कहीं कहीं ये भी क्या लिखा होगा कि अ मैन वॉक 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, पहले 3 मीटर चला किसमें, एक्स डायरेक्शन में, देन 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, पहले चला 3 मीटर एक्स डायरेक्शन में, तब चला वाई डायरेक्शन में। अब देखो कि ये है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ये है तुम्हारा वाई डायरेक्शन। तो पहले चला एक्स डायरेक्शन में कितना, 3 मीटर। अब चला पहले एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर, तो इसको मान लो तुम क्या, कि ओरिजिन से हमेशा चलना शुरू करेगा, और एक्स में चला 3 मीटर तो यहाँ पर आया, इसको बोलेंगे कितना, 3i कैप, ठीक ना। फिर यहाँ से वाई में चला कितना, 4 मीटर, तो इसको क्या बोलेंगे, 4j कैप। तो अब देखो कि यहाँ से तुमसे पूछा जाए क्या, कि यहाँ से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका नेट पोजीशन क्या है, तो नेट पोजीशन चला तो मान लो यहाँ ओ से ए पहुंचा, और फिर ए से कहाँ पहुंचा, बी। तो इसका अगर नेट का बात किया जाए, अगर इसके नेट का बात किया जाए, तो नेट आप देखिए कहाँ से गया, ओ से लेकर के ए तक में, ओ से बी तक में, ठीक ना। तो अगर आपको कोई कहे कि ओ बी वेक्टर में क्या है, तो ओ बी को सीधे लिखेंगे क्या, पहले 3 मीटर चला एक्स में, 3i कैप, देन प्लस, है ना, 4 मीटर चला वाई में, तो कितना, समझ में आई बात है कि नहीं, कोई दिक्कत आपको इसमें। तो ये चीजें हैं। अब देखो कि इसको देख करके तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कितना दूर चला और किस डायरेक्शन में चला, इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। यूनिट वेक्टर समझ में आ गई क्या, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या, 1। अब देखो कि यूनिट वेक्टर का मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, कि जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, तो यूनिट वेक्टर का मतलब सीधे होता है क्या, कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब देखो कि जो पहले 3 मीटर था, जो 3 मीटर था, इसमें हम आई कैप से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, आई कैप से क्या किए, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, तो हमको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो किसी भी स्केलर में, ठीक ना, किसी भी स्केलर में जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, में हम अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा, ठीक ना। कि किसी भी स्केलर में अगर, किसी भी स्केलर में अगर हम क्या किए, एक स्केलर था 3 मीटर जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था, और इसमें हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और जो हमको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, वेक्टर, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों है। बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो कि अगर अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भरूँ आगे। यूनिट वेक्टर क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, किस चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए। अगर किसी चीज का डायरेक्शन आपको नहीं पता है, आप सीधे क्या करिए, उस स्केलर में क्या करिए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा आप, ठीक है। क्या याद रखना है, कि याद रखना है ये भाई, कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात कर रही है, तो आई कैप की, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग। इन तीनों चीजों के बारे में बात करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो एक टॉपिक क्या आता है, एक टॉपिक आता है आपका क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक ना, पोजीशन वेक्टर। अब ये देखो क्या होता है, ठीक ना। तो मान लो कि लेट अ वेक्टर लेट अ वेक्टर हैविंग टेल एट ओरिजिन, इसका टेल कहां पर है, ओरिजिन पे, एंड हेड एट एक्स वाई जेड, कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका हेड है, ठीक ना, और टेल कहां पे है, ओरिजिन पे। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, कैसा वेक्टर बनेगा, तो ये है भाई तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक ना। अब कह रहा है कि कोई एक वेक्टर लो, कोई एक वेक्टर लो, तो कोई एक वेक्टर लो जिसका टेल कहां पे हो, ओरिजिन पे, और उसका हेड कहां पे हो, कोई पॉइंट एक्स वाई जेड पे, ठीक ना। किस पॉइंट पे, कोई पॉइंट एक्स वाई जेड पे, और अगर इस पॉइंट का नाम हम रख लें पी, ठीक ना, तो वेक्टर, ठीक ना, हेड एट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ओपी बनेगा,
ये जो वेक्टर तुम्हारा ओपी बनेगा, इसी ओपी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, जिसका टेल कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो, और हेड किसी भी पॉइंट पे हो। मतलब कोई एक वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब देखो कि अगर पोजीशन वेक्टर ओपी हमको लिखना है, तो एक्स वाई जेड पे पहुंचने के लिए आप सोचिए कि पहले एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? एक्स डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा? एक्स डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स टाइम्स आई कैप। समझ में आया कि नहीं? फिर यहां से आपको वाई डायरेक्शन चलेगा, वाई में, है ना? तो प्लस वाई, और वाई में चले तो फिर यहां से जेड डायरेक्शन चलना पड़ेगा, किसमें? जेड डायरेक्शन में, तो जेड के कैप। और इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। अब देखो कि इस वेक्टर के पास दो चीज होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन होगा। तो इस ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस ओपी का डायरेक्शन कितना होगा? तो सिंपल सा बात याद करिए कि इस ओपी का जो लेंथ होगा वही उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और तुम 10th क्लास में कम से कम ये जरूर पढ़े हुए होगे, क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में क्या पढ़े थे? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सर हम 2D ही पढ़े थे इसीलिए y तक ही पढ़े थे। अगर 3D पढ़ेंगे तो z2 माइनस z1 का भी होल स्क्वायर ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब देखो कि भाई ये ओरिजिन है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 0। अब देखो कि अगर तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी लिखना है या ओपी लिखना है, दोनों एक ही चीज हुआ, है ना? बात किस चीज की कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक ना? पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए भाई साहब रूट अंडर x2 माइनस x1, x माइनस 0, क्या लिखेंगे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 का प्लस z2 माइनस z1 यानी z माइनस 0 का। देखो ध्यान से कि ये जो OP आएगा तुम्हारा, ये OP कितना आ जाएगा? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। तो किसी भी वेक्टर का कैसे निकालना है हम लोगों को? मैग्नीट्यूड सीधे क्या करना है? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लगा देना है। अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, इसका डायरेक्शन भी चाहिए, है ना? इसका डायरेक्शन भी हमको चाहिए। तो देखो अगर मान लो इसी वेक्टर का नाम हम रख लें क्या? आर। इसी वेक्टर का नाम हम क्या रख लें? आर। तो तुम इसी को ये भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या इसी को लिख सकते हो आर भी। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड हमको मिल गया रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका हमको चाहिए क्या? डायरेक्शन। अब इसका क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन। तो देखो तुम इस रूम में इस डंडा को हम बनाते हैं वेक्टर, ठीक है? और ये डंडा वेक्टर होगा और इसका हम डायरेक्शन बदलेंगे। तो आप बताइए कि अगर हम इस पॉइंट को मान ले ओरिजिन, ठीक ना? इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस। तो इस डंडा का अगर हम पोजीशन बदलें, घुमाएं, तो क्या इस डंडे की लेंथ बदल रही है? बदल क्या रही है? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल। तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये चीज हम लोगों को पता चल जाए तो इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। तो देखो भाई इसी सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये हमको पता चल चुका है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में, इस एक्स वाई जेड में जो है, तो इस एक्स वाई जेड में एक वेक्टर है जिसका नाम है क्या? वेक्टर आर। और इस वेक्टर आर का जो है सो ये लेंथ है कितना? आर के बराबर में। और हमको ये पता है कि आर बराबर कितना है? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना था? एक्स वाई जेड। इतना चीज तो आपको पता है इसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने इतना चीज सीखा। अब देखो कि अगर हम इसमें मान लें क्या कि लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या मान लें
कि एक्स एक्सिस के साथ जो है सो अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाने का मतलब ये एंगल कितना, अल्फा। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम देखो कि इसका हम नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम एम। तो अगर तुम इन ट्रायंगल, यहां देखो, अगर तुम बात करोगे इन ट्रायंगल ओपीएम में, तो ओपीएम में अगर तुमको कॉस अल्फा लिखना पड़े तो कॉस अल्फा क्या लिखते हैं, बी बाई एच, है ना। तो बी बाई एच का मतलब कितना, ओ एम अपॉन ओ पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इस ओपी के बारे में तो हमको पहले से ही पता है कि ओपी आर के बराबर में और आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड के बराबर में। अब देखो कि यहाँ से अगर तुम कॉस अल्फा लिखोगे तो ओ एम का वैल्यू कितना और ओपी का वैल्यू कितना, आर। अगर तुम यहाँ से कॉस अल्फा लिखोगे भाई तो एक्स बाई आर के जगह पर रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, अल्फा पता चल जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड हमको पहले से पता है। अगर इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही अल्फा पता चल गया, है ना। इसी तरीके से देखिए कि वाई एक्सिस के साथ हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट से, तो ऐसे तो डलाएगा नहीं वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई के साथ कितना एंगल बनेगा, मान लो ये वाई ऐसे रहेगा ना, है ना। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना दूर पर डलेगा, वाई पे, है ना। और इस एंगल को हम लोग मान लेंगे क्या, बीटा। तो जैसे ही तुम कॉस बीटा लिखोगे, जैसे ही तुम क्या लिखोगे इसमें, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा भी लिखोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा वाई, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गया है, तो फिक्स हो गया है तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से अगर आप बीटा इक्वल टू लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, कॉस इनवर्स वाई बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं। बीटा भी मिल गया सर, अब गामा की बारी, है ना। तो देखो गामा की बारी में यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर इस पे डालोगे, इस पॉइंट का नाम मान लो कितना, एन, तो इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा इसी को क्या बोलोगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, जेड होगा। अब इस ट्रायंगल में तुम देखो कि इस ट्रायंगल में जब हम कॉस गामा लिखेंगे तो ओ एन अपॉन एन पी लिखेंगे कि नहीं, सॉरी ये ओ एन बेस हो गया और ये ओ पी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ओ एन बाई ओ पी लिखेंगे, और जब ओ एन बाई ओ पी लिखिएगा तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, कॉस गामा इक्वल टू ओ एन बाई ओ पी। आप ध्यान से देखिएगा कि कॉस गामा जो है आपका वो कितना, जेड, और ओ पी का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। तो यहाँ से जो आपका गामा निकल के आएगा, यहाँ से जो आपका गामा निकल के आएगा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि इस बातों में हमारे पास निकल के आया अल्फा, हमारे पास निकल के आया क्या, बीटा, और हमारे पास निकल के आया क्या, गामा। तो इसमें तुम एक चीज करके देखो कि एक चीज करके जब तुम देखोगे क्या सब निकला है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो कॉस अल्फा जो तुम्हारा निकला है वो निकला है एक्स बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो कॉस बीटा तुम्हारा निकला है वो निकला है वाई बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो कॉस गामा तुम्हारा निकला है वो निकला है कितना, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से एक बहुत ही मजेदार रिजल्ट आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक ना। अब कहिएगा ये कैसे आता है सर, है ना, कैसे आता है। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब एक्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर करेंगे नीचे से रूट खत्म, कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वही आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऊपर भी कितना आ जाएगा, समझ में आई बातें, ठीक ना। तो वेक्टर्स है बहुत मजेदार चीज, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक ना। कि अभी क्या पूछे कि कोई भी पोजीशन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आर इक्वल टू आपके पास आया एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के। तो अगर इसका मॉड आर लिखना है तो कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये भी पता चला डिस्टेंस फार्मूला से। अगर डायरेक्शन निकालना है तो अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, ये भी कैसे आया ये भी पता चला। और एक और रिजल्ट आपको पता चला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखो जब तुम मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे तो इसी कॉस अल्फा को, ठीक ना, एल बोला जाता है, इसी कॉस बीटा को एम बोला जाता है और इसी कॉस गामा को एन बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे मैथ्स में एक रिजल्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस एल एम एन को डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मैथ्स में। फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। मेरे ख्याल से वेक्टर में आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीख गए होंगे। इतना के बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगले दिन आपको पोजीशन वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में और जानकारी देंगे, ठीक है। काफ़ी आज के लिए समझ में आई होगी बातें। 12th में इसीलिए थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी